Hello everyone. Today's we're going to discuss our topic optics. Optics is basically study of light. Then what is light? Light is that part of electromagnetic radiation which is visible to us. Optics is basically study of light. Study of light. It is the branch of physics which deals with the study of light. Okay. Then what is light? Then light is that part of electromagnetic radiation which is visible to us, or we can say which gives the sensation of sight. The part of electromagnetic wave which is visible to us. Which is visible to us. That part of electromagnetic radiation is known as light. ओके अगर मैं सिंपली एक बात आपको बताऊं, पूरे यूनिवर्स में एनर्जी है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूटेड है. ठीक है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ के बेसिस पे कैटेगराइज किया गया है बच्चों. कौन कौन से पार्ट हैं, कैसे उनको बताया जाता है, सब मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाऊंगा. ठीक है. तो ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैन बी कैटेगराइज इन द डिफरेंट पार्ट. द होल पार्ट इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. क्या है वो स्पेक्ट्रम हम डिस्कस करेंगे. तो जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ से. सबसे पहला आती है रेडियो वेव. रेडियो वेव. उसके बाद आएगी माइक्रोवेव. उसके बाद आएगी इंफ्रारेड रेज. उसके बाद आएगी विजिबल रेज. विजिबल लाइट बोल दो या विजिबल रेज बोल दो. उसके बाद आएगी अल्ट्रावायलेट. अल्ट्रावायलेट लाइट. उसके बाद आएगी एक्स रेज. और उसके बाद आएगी गामा रेज. दीज ऑल आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. ये इनको कैटेगराइज किया है वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे. कैसे, मैं आपको बताना चाहूँगा. अगर मैं इस तरफ आऊँगा, इफ़ वी मूव्स फ्रॉम गामा रेज टू रेडियो वेव्स, देन वेवलेंथ इंक्रीजेज एंड फ्रीक्वेंसी डिक्रीजेज. ओके बच्चों, अब इधर देखते हैं. ये जो थ्री लाइट है ना, ये इंफ्रारेड, विजिबल एंड अल्ट्रावायलेट, ये होती है सनलाइट. आवर सनलाइट कंसिस्ट 3 टाइप ऑफ लाइट: इंफ्रारेड, विजिबल, अल्ट्रावायलेट. बट सनलाइट इज ऑल्सो ए पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. सो द विजिबल लाइट को ध्यान से देखो आप. इसमें क्या है? ये है VIBGYOR. ऐसे विबग्योर. वेवलेंथ इंक्रीज, फ्रीक्वेंसी डिक्रीज. स्टडी ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम is basically study of light, and the light is part of sunlight, and sunlight is part of electromagnetic spectrum. मेरी बात आपको समझ में आ रही है ना? तो ये है प्यारे बच्चों लाइट के बारे में. हम ये है स्टडी ऑफ लाइट. ठीक है. पूरे यूनिवर्स में ये है. इंफ्रारेड हीट रेडिएशंस होते हैं. कोई भी बॉडी जो हीट रेडिएशन रेडिएट करती है, कोई भी बॉडी अगर वो हीट रेडिएशन रेडिएट करती है तो वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं. वो रेडियो वेव्स, जितना भी हमारा कम्युनिकेशन है वो पूरा का पूरा इस पे बेस्ड है. रडार है, ठीक है, टीवी कम्युनिकेशन है, सब इसमें. माइक्रोवेव्स
इनको भी कम्युनिकेशन में यूज़ करते हैं। माइक्रो ओवन, उसमें भी यही होती हैं। इंफ्रारेड, जिससे हमारे पूरे टेम्परेचर का, जो पूरे एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर मेंटेन होता है, जिसकी वजह से हम ऑब्जेक्ट्स को देख पाते हैं। अल्ट्रावायलेट, जिसको ओजोन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है। एक्सरेज, मेडिकल लाइन में इसका यूज़ होता है। गामा रेज, इसका भी मेडिकल लाइन में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो ये कंप्लीट क्या है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। देन लाइट इज दैट पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम विच इज़ विजिबल टू अस। सच पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज नोन एज लाइट। क्या मेरी बात क्लियर है? ओके। बेसिकली एक छोटी सी बात और आपको बतानी है। रेडियो वेव, माइक्रोवेव, एक ट्रिक है छोटी सी इसको याद करने की। मैंने क्या किया, मैंने रेडियो को डाल दिया माइक्रो ओवन में। रेडियो को डाल दिया माइक्रो ओवन में तो वो गर्म हो गया। एक्चुअली बच्चों को डाउट रहता है पहले माइक्रोवेव आती है या रेडियो वेव आती है, तो मैं बताना चाहता हूँ रेडियो को मैंने डाल दिया माइक्रो ओवन में तो क्या कर देगा वो, उसको हीट कर देगा, गर्म कर देगा। तो रेडियो को डाल दिया माइक्रो ओवन में तो वो गर्म हो जाएगा। गर्म मीन्स IR। देन पैटर्न को आप इसको याद कर सकते हो ऐसे। ओके बच्चों, ठीक है। बेसिकली एक छोटी सी बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। मान लिया मैंने ये बोल दिया ए सिंपल हार्मोनिक वेव, light wave is a simple harmonic wave. We know all light wave is a simple harmonic wave and moving with velocity at 10 मीटर पर सेकेंड। 10 मीटर पर सेकेंड से मान लो वेव जा रही है, लाइट वेव। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बच्चों, ये जो स्पीड है ये पार्टिकल की स्पीड है या एनर्जी की स्पीड है? ये जो v है, ये v क्या है? पार्टिकल स्पीड और एनर्जी स्पीड। स्पीड ऑफ पार्टिकल और स्पीड ऑफ एनर्जी, बताओ मुझे। मैंने बोल दिया वेव इज मूविंग विद 10 मीटर पर सेकेंड। देन द स्पीड, ये जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड पार्टिकल की स्पीड है या एनर्जी की स्पीड है? तो मैं आपको बताना चाहूँगा ये एनर्जी की स्पीड होती है बच्चों। इट इज़ द स्पीड ऑफ एनर्जी। एनर्जी ही तो प्रोपगेट करती है ना लाइट की स्पीड के साथ। ओके, तो एक बहुत ही कॉमन रिलेशन में यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। लेट्स सपोज वी ड्रॉ ए वेव फॉर्म ऑफ सिंपल हार्मोनिक वेव, से लाइट वेव। The length of one complete cycle is known as wavelength. We all know very well. The time taken to complete one cycle is known as time period. And V is the speed of energy. पार्टिकल की स्पीड नहीं बच्चों, एनर्जी की स्पीड है ये। द कॉमन रिलेशन बिटवीन अमंग ऑल इज गिवन बाय V इक्वल टू, आप यहाँ से निकाल भी सकते हो। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस इज लैम्डा, टाइम इज टी टाइम, टाइम पीरियड। तो V किसके इक्वल आ जाएगा? लैम्डा इंटू एफ। एफ इज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव, वी ऑल नो फ्रीक्वेंसी इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। इट इज़ ए वेरी मोस्ट कॉमन रिलेशन बिटवीन स्पीड ऑफ वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव एंड वेवलेंथ ऑफ वेव। यह आ जाएगा। क्लियर है मेरी बात? आज हम मेनली बेसिक पार्ट को ही डिस्कस करेंगे, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे हम। तो थोड़ा सा मैं और बेसिकली लाइट बिहेव ड्यूअल नेचर। बेसिकली लाइट बिहेव्स इन टू वेज व्हेन इट पासेज थ्रू ए बॉडी। जब लाइट किसी बॉडी से पास करती है या किसी बॉडी पे इंसिडेंट होती है तो लाइट ड्यूअल नेचर को फॉलो करती है। लाइट हैज़ ड्यूअल नेचर व्हेन इट पासेज थ्रू ए बॉडी।
सर वो कौन कौन से नेचर होते हैं, उन्हीं को डिस्कस करेंगे अभी। ड्यूअल नेचर, लाइट है, एक तो होता है उसका पार्टिकल नेचर, वन इज अ पार्टिकल नेचर, पार्टिकल नेचर, एंड द स्टडी ऑफ पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट इज कम्स टू ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स, जिसको बच्चे रे ऑप्टिक्स भी बोलते हैं, रे ऑप्टिक्स, स्टडी ऑफ द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। सेकेंड वन इज वेव नेचर, वेव नेचर, स्टडी ऑफ वेव नेचर इज नोन एज वेव ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। अब एक कॉमन सी बात यहाँ पे क्या अराइज होती है, सर लाइट तो कॉमन है, लाइट तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, उसको पार्टिकल नेचर में कब स्टडी करेंगे और वेव नेचर में कब स्टडी करेंगे? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, इफ डायमेंशन ऑफ बॉडी, डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज मच ग्रेटर देन द वेवलेंथ ऑफ लाइट, if dimension of body is much greater than the wavelength of light which we are using, then उस केस में क्या होगा, अगर ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होगा और बॉडी ऑब्जेक्ट का साइज़ बहुत बड़ा होगा और जो लाइट आ रही है, यूज़ कर रहे हैं, उसकी वेवलेंथ कंपैरेटिवली बहुत कम रहेगी, डायमेंशन ऑफ वेवलेंथ, तो उस केस में क्या होगा, लाइट टकरा के, अगर वो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो टकरा के वापस आ जाएगी, ट्रांसपेरेंट है तो वो रिफ्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हम डिस्कस करते हैं पार्टिकल नेचर को, यानी कि ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स को। जैसे मैंने बोल दिया, अ बॉडी ऑफ साइज इज 1 मीटर, 1 मीटर मैंने बोल दिया, अ बॉडी ऑफ साइज ए स्लिट ऑफ विड्थ 1 मीटर। तो जो लैम्डा होता है ना प्यारे बच्चों, लाइट है जो विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर, विजिबल स्पेक्ट्रम, यू नो, 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 एंगस्ट्रॉम in the range of the electromagnetic is visible spectrum. Wavelength range of visible spectrum is 3800 एंगस्ट्रॉम टू 7800 of एंगस्ट्रॉम। और हमें पता है 1 एंगस्ट्रॉम किसके इक्वल होता है, 10⁻⁻10 मीटर। अब ये बताओ 1 मीटर बताओ, ये अगर यहाँ पे लेके चलता हूँ मैं 38 इंटू 10⁻⁻10, 10⁻⁻10 और 10 ये आ जाएगी 10⁻0 ये आ जाएगा। तो देखना एक बार, नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू डायमेंशन ऑफ बॉडी, तो वहाँ पे क्या होगा, लाइट उसको देख के डर के वापस आ जाएगी, हुई इतना ज़्यादा, बोलो प्यारे बच्चों, तो लाइट उससे डर के वापस आ जाएगी। तब हम डिस्कस करेंगे पार्टिकल नेचर, लाइट बिहेव एज ए पार्टिकल, ठीक है, बोलो प्यारे बच्चों। वेव ऑप्टिक्स ये कब डिस्कस करेंगे, व्हेन डी कंपेरेबल विद वेवलेंथ, the size of object is almost comparable to the wavelength of light, or d is much less than wavelength of light. In both of cases we will study about the wave nature or wave optics, अगर ये डायमेंशन है। एग्जाम्पल की अगर बात करता हूँ, इफ़ बॉडी का डायमेंशन मैंने गिवन कर दिया 10⁻⁻4 mm, लेट्स सपोज द डायमेंशन ऑफ बॉडी लाइज इन दिस डायमेंशन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ जो लैम्डा है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, उसके कंपैरेबल हो जाएगा ये। क्यों प्यारे बच्चों, क्योंकि ये देखो, इसको आप मीटर में कन्वर्ट कर लो, 10⁻⁻4 इंटू 10⁻⁻3 मीटर, ऑर्डर कितना आ गया प्यारे बच्चों, नियरली इक्वल टू 10⁻⁻7 मीटर, और ये भी कितना हो जाएगा 4 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। अब देखो, साइज ऑफ बॉडी इज इन द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻7 मीटर एंड ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ इज ऑल्सो इन द सेम रीजन,
तो उस केस में क्या होगा, उस केस में लाइट है वो वेव की तरह बिहेव करेगी। एक छोटा सा एग्जाम्पल भी मैं आपको बता सकता हूँ। मान लिया मेरे पास कोई कार्डबोर्ड है, लेट्स सपोज वी हैव ए कार्डबोर्ड, और मैंने उसके अंदर एक पिन होल कर दिया, पिन होल, और एक बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट उस पर गिराई, ठीक है। द डायमेंशन ऑफ पिन होल इज़ नेग्लिजिबली स्मॉल एज कम्पेयर टू द वेवलेंथ ऑफ लाइट। तो उस केस में क्या होगा, वो जो पिन होल है उसमें से जो लाइट निकलेगी वो क्या करेगी, वो उसके अंदर फंस जाएगी, क्योंकि लैम्डा ज़्यादा है और पिन होल का डायमेंशन है वो कंपैरेटिवली बहुत कम है, तो लाइट फंस जाएगी। और जब लाइट फंस के बाहर निकलेगी तो क्या होगा, फैल के निकलेगी। वो उस बिहेवियर को बोलते हैं डाइफ्रैक्शन, विच कम्स इन द वेव ऑप्टिक्स। बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं सभी पार्ट्स को। ओके प्यारे बच्चों, वैसे अगर मैं आपको बताऊं, लाइट का जो ड्यूअल नेचर होता है इसको लेके भी बहुत फाइट रही है साइंटिस्ट के बीच में, क्योंकि सबसे पहली थ्योरी न्यूटन ने दी थी, कॉर्पस्कुलर थ्योरी। न्यूटन गिव्स द फर्स्ट कॉर्पस्कुलर थ्योरी इन नियर अबाउट 1870, ठीक है। न्यूटन ने बताया था लाइट इज़ मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, वो कॉर्पस्क्यूल्स की तरह बिहेव करती हैं, एमिटिंग पार्टिकल्स। लाइट सोर्स है वो पार्टिकल्स को एमिट कर रहा है। फिर उसके साथ आए हाइजन ने बताया था कि वेव थ्योरी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा डोमिनेटिंग नहीं था, तो लाइट का नेचर मान लिया पार्टिकल। फिर आगे मैक्सवेल ने बताया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की थ्योरी। एक्सपेरिमेंटली प्रूव होने से लगभग 50 ईयर्स पहले मैक्सवेल ने थ्योरी बता दी थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की। उसने बोल दिया कि लाइट है वो वेव की तरह ट्रीट करती है। तो वेव, अब हाइजन भी वेव को फॉलो कर रहा है और मैक्सवेल भी वेव को फॉलो कर रहा है, तो न्यूटन को बोला कि भाई अब पार्टिकल नेचर नहीं, अब वेव नेचर रहेगा। फिर जैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ 1905 में, तब क्या हुआ, तब एक ब्लैक बॉडी रेडिएशन के नाम से एक मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी पढ़ी गई। मैक्स प्लैंक ने, उसने फोटोन के बारे में बताया था, और फोटोन उसने ट्रीट किया एज ए पार्टिकल। उसने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था उस चीज़ को, फोटोन इज ए पार्टिकल, फोटोन इज ए हाईली रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल। तब उसने बोल दिया था कि न्यूटन ने भी बोल दिया कि पार्टिकल नेचर है, और मैक्सवेल ने भी बोल दिया कि पार्टिकल नेचर है, तो उन्होंने बोल दिया कि लाइट का पार्टिकल नेचर है। तो बड़ा घमासान था प्यारे बच्चों उनके बीच में। तो फाइनली में नियरली 1911 डी ब्रोगली ने बताया था कि लाइट का ड्यूअल नेचर होता है। लाइट है तो पार्टिकल, लेकिन जब वो प्रोपगेट करती है, चलती है, तब एक वेव की प्रॉपर्टी भी उसके साथ एसोसिएट करती है। ए मूविंग पार्टिकल बिहेव एज ए वेव ऑफ पार्टिकुलर वेवलेंथ लैम्डा दैट इज इक्वल टू h/p, लैम्डा इक्वल टू h/p। ये मैं उतना डिटेल में तो नहीं जा रहा, क्योंकि ये बेसिक डिस्कशन है, तो मैं वही आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ प्यारे बच्चों। क्लियर है मेरी बात? रे ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे, वेव ऑप्टिक्स कब पढ़ेंगे? कुछ कॉमन फिनोमिनाज हैं, कुछ कॉमन फिनोमिना हैं जो रिलेट करते हैं ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स के साथ, लाइक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एटसेट्रा। एंड इन दिस केस देयर इज ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ फिनोमिनाज विच गवर्न बाय वेव ऑप्टिक्स, लाइक इंटरफेरेंस, डाइफ्रैक्शन, पोलराइजेशन एटसेट्रा, वो आ जाएंगे। ओके प्यारे बच्चों, तो थोड़ा सा आगे हमारे सेशन को डिस्कस करते हैं। दो तीन बेसिक से टॉपिक हैं, वो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। पहले रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एक्चुअली बात मैं आपको बताता हूँ। लेट्स सपोज दिस इज ए इंटरफेस इज द कॉमन सरफेस बिटवीन टू मीडियम विच आर इन एक्चुअल कॉन्टैक्ट। दो मीडियम हैं, वो इस कॉमन बाउंड्री से डिफ्रेंशिएट होते हैं, से मीडियम 1 से मीडियम 2। ओके, ये मान लिया मैंने, लाइट ऐसे आई
ओके, वो लाइट ऐसे चली गई मीडियम 1 से 2। इस बात को मैं यहीं पे स्टॉप करता हूँ और एक न्यू टॉपिक मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि इसी टॉपिक का मैं इसमें यूज़ करने वाला हूँ। थोड़ा सा सस्पेंस बना के रखो, क्या है वो टॉपिक, तो ध्यान से सुनिएगा। स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है? स्पीड ऑफ लाइट किसके इक्वल होती है? c 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, सभी को पता है बहुत अच्छे से। इसको डिराइव कैसे किया जाता है? हाउ वी कैन डिराइव इट? देन μ0ε0 जो बच्चे 12th क्लास के हैं उनको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अभी आने वाला है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का जो चैप्टर है उसमें हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की जो स्पीड होती है उसको प्रूव करके बताएंगे। तो आई एम यूजिंग द डायरेक्ट फॉर्मूला ओनली। c = 1/μ0ε0 और इसकी वैल्यू बनती है 2.97 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसी को फिर हम क्या बोल देते हैं? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ओके, यहाँ तक क्लियर है मेरी बात? ठीक है। ये कौन है? इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, सिंपल अगर मैं बताऊं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का कोई कांस्टेंट है। इलेक्ट्रिक फील्ड का कांस्टेंट है। ये क्या है? ये क्या है बच्चों? इसको बोलते हैं मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये कोई मैग्नेटिज्म का कांस्टेंट है। फिक्स वैल्यूज होती हैं इनकी। बोलो प्यारे बच्चों। ओके, इनको जब इनकी वैल्यूज को पुट किया गया, सोल्व किया गया, तब c की वैल्यू ये आती है। मैं बात कर रहा हूँ फ्री स्पेस के लिए, फ्री स्पेस के लिए, ठीक है। अब लाइट आती है किसी मीडियम के अंदर। अब लाइट आ गई मीडियम के अंदर, मीडियम में लाइट आ गई भाई, मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है? v, लेट्स सपोज v, देन द फॉर्मूला ऑफ v इज सिंपली रिटन एज म्यू ऑफ मीडियम e ऑफ मीडियम। क्योंकि अब मीडियम आ चुका है प्यारे बच्चों, तो मीडियम की प्रॉपर्टी आएगी सारी की सारी। ओके, तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ इनकी वैल्यूज? तो एक यहाँ पे ई आर और म्यू आर। ई आर क्या होती है? इसको बोलते हैं रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी। सर ये क्या होता है? ये मैं आपको बताना चाहूँगा। इट इज़ द रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिकल परमिटिविटी ऑफ मीडियम to the electrical permittivity of free space is simply written as ER। और प्यारे बच्चों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ER की वैल्यू गिवन होती है, फिक्स होती है किसी पार्टिकुलर मीडियम के लिए। अगर मैं वाटर को एज ए मीडियम लेके चलता हूँ तो ER की वैल्यू वाटर के लिए 80 और 81 होती है, फिक्स है वो, ठीक है। तो ये किसी भी गिवन मीडियम के लिए ये वैल्यू गिवन होती है, फिक्स होती है। तो यहाँ से EM की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी? EM की वैल्यू आ जाएगी E0 ER। इट इज़ द हार्ड कोर प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये गिवन होती है, किसी पर्टिकुलर मीडियम के लिए फिक्स होता है। ऐसे ही मैग्नेटिज्म के लिए क्या लिखूँगा? म्यू एम। म्यू आर क्या लिखूँ बच्चों? म्यू आर क्या लिखूँ? बोलो। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ मीडियम टू द मैग्नेटिक परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों? म्यू एम इक्वल टू लिख दूंगा म्यू नोट इंटू म्यू आर। ये उस मीडियम का मैग्नेटिक बिहेवियर होगा। इन दोनों वैल्यूज़ को मैं इस फार्मूला में यहाँ पे पुट कर रहा हूँ, और देखो आपके सामने क्या होने वाला है। v इक्वल टू 1/√μr म्यू नोट ई नोट। मेरी बात को ध्यान से सुनना। v इक्वल टू 1/μ0 ε0 का रूट
म्यू आर ई आर का अंडर रूट। ये चीज़ देखो आप, इस चीज़ को देखो ध्यान से आप, ये क्या है? ये तो कुछ पढ़ा पढ़ा सा लग रहा है हमें। तो 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट क्या लिखूँगा? c। तो v इक्वल टू क्या आ जाएगी? c/μ r e r। ये क्या है बेटा? प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, जिस मीडियम में हम उस लाइट की स्पीड की बात कर रहे हैं। तो क्या है इस रिलेशन से, क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको इसमें? लाइट की स्पीड मैक्सिमम कहाँ होती है? वैक्यूम में। ये कहाँ है? मीडियम में। ये किसकी प्रॉपर्टी है? मीडियम की। तो लाइट की स्पीड किसी मीडियम में कितने फैक्टर से घट गई? लाइट की स्पीड मैक्सिमम वैल्यू से किसी मीडियम में कितने फैक्टर से घट गई, डिक्रीज हो गई, उस फैक्टर को उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलते हैं। किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड जितने फैक्टर से डिक्रीज हो जाती है, वो फैक्टर उस पार्टिकुलर मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है प्यारे बच्चों। तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ? मेरा फॉर्मूला क्या आ जाएगा प्यारे बच्चों? बताओ। तो v किसके इक्वल आ गया? c/n। n कौन आ गया? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। इट्स वैल्यू इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट मीडियम। तो n की वैल्यू क्या होती है? c/v। यही तो पढ़ते हैं ना बच्चों। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम इज सिंपली डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। जिस पार्टिकुलर मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं। समझ में आया प्यारे बच्चों? पक्का? तो ये था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में। ओके, ठीक है। अब मैंने एक छोटी सी बात आपसे पूछनी थी, इसलिए मैंने ये आपको डिराइव करके बता दिया। इफ़ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन व्हाट विल हैपन? उसकी स्पीड, उसकी वेवलेंथ और उसकी फ्रीक्वेंसी किस पैरामीटर में चेंज आएगा? इफ़ लाइट गोज फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2 देन विच वन ऑफ फैक्टर चेंजेस? विच ऑफ द फैक्टर चेंजेस? λ1, v1, f1, v2, λ2, f2। कौन सा फैक्टर चेंज करेगा इसमें? क्या फ्रीक्वेंसी चेंज करेगी? बोलो प्यारे बच्चों, फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा क्या? या वेवलेंथ में चेंज आएगा? या स्पीड में चेंज आएगा? तो मेरी बात ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी में कभी चेंज नहीं आता बेटा। When light rays goes from one medium to another medium, the frequency of light remains same. Sir, क्यों? Because frequency is characteristic property of light, which depend on the oscillation of source. लाइट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सोर्स की ओसिलेशन पे डिपेंड करती है। इसलिए लाइट जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी, फ्रीक्वेंसी पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, लेकिन स्पीड और वेवलेंथ चेंज करेंगी प्यारे बच्चों। स्पीड और वेवलेंथ में क्या आएगा? चेंज आएगा। अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 है, सर ये क्या होता है? अभी बताया तो है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में बता चुका हूँ बेटा। तो यहाँ पे क्या लिखूँ? v1 किसके इक्वल लिखूँ? c/n1। v2 किसके इक्वल लिखूँ? c/n2। इनका जब रेशो में लेके चलूँगा यहाँ पे, तो v1/v2 इक्वल टू n2/n1। स्पीड ऑफ लाइट इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। अगर उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा ज़्यादा तो कंपैरेटिवली वहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट क्या हो जाएगी? कम। क्या मेरी बात क्लियर है? ठीक है, ये आ जाएगा। अब एक मैंने मोस्ट कॉमन रिलेशन बताया था लाइट के लिए। सर क्या होता है वो मोस्ट कॉमन रिलेशन? v इक्वल टू किसके बराबर होता है? f लैम्डा। v1 इक्वल टू क्या आ जाएगा? f λ1।
V2 किसके बराबर आ जाएगा, F2 लैम्डा 2। फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है, फ्रीक्वेंसी तो मीडियम पे डिपेंड ही नहीं करती। इसका मतलब जब मैं इसको डिवाइड करके बताऊंगा यहाँ पे तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा पे। तो जो स्पीड होती है वो उसकी वेवलेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है प्यारे बच्चों, बट जो स्पीड होती है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है प्यारे बच्चों। तो इसका मतलब एक मोस्ट कॉमन रिलेशन मैं आपको यहाँ पे लिखना चाहूँगा। क्या है वो मोस्ट कॉमन रिलेशन, मीडियम 1 की स्पीड टू द मीडियम 2 की स्पीड इज n2 बाई n1, और वो क्या है, लैम्डा 1 बाई लैम्डा 2। इट इज़ द मोस्ट कॉमन रिलेशन बिटवीन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और स्पीड के साथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और वेवलेंथ के साथ, और लैम्डा और v प्रोपोर्शनल होते हैं, लैम्डा इन्वर्सली विद n होता है और v भी इन्वर्सली विद n होता है प्यारे बच्चों। ये था मेरा आज का डिस्कशन। तो मैं चाहता हूँ कि जो मैंने बताया वो आपको समझ में आ गया। इसमें इतना ही डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।